All right, hi everyone. So, this is our next lecture in Themes in Indian History Part 3. We will be covering this in 12 days, and I'm targeting 50 subscribers. So, I'll be consistently uploading the lectures till then we will increase our target. Okay, so now coming to this page. पहले मैं समझाती हूँ देन वी विल रीड इट आउट. सो पिछले पेज में हमने क्या बात की थी कि ब्रिटिशर्स को सी कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि परमानेंट सेटलमेंट से एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगा. एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगा, ये ब्रिटिशर्स को लगता था. अब ब्रिटिशर्स को ऐसा क्यों लगता था ये भी पढ़ते हैं. मान लो कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जैसे कि मान लो कि कोई ज़मींदार है, ये हर साल 1000 रुपीज़ रेवेन्यू देता है, तो इसको फ्यूचर में भी ये फिक्स है. गवर्नमेंट इसको बढ़ाएगी नहीं, तो कंपनी को तो क्या फ़ायदा हो गया कि कंपनी को 1000 रुपये रेवेन्यू मिल रहा है, ये फ़ायदा हो गया. दूसरा, हर साल रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा और कंपनी के लिए इनकम क्या हो गई, स्टेबल हो गई. ठीक है. दूसरा फ़ायदा ये था कि मान लो कि ये जो ज़मींदार है इसने अपने ज़मीन में मान लो कि कोई कैनाल बनवा दी, है ना, कैनाल बनवा दी, अच्छे सीड्स लगाए, है ना, अच्छे सीड्स लगाए, मान लो कि इरिगेशन इम्प्रूव कर दिया, तो इसकी वजह से मान लो कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई. अगर उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी इनकम भी तो बढ़ेगी. अब उसकी इनकम बढ़ेगी और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो तो 1000 रुपीज़ फिक्स है. तो अगर मान लो कि उसकी इनकम बढ़ गई, मान लो कि 200 रुपीज़ बढ़ गई, तो ये 200 रुपीज़ तो ज़मींदार के ही हुए ना, ये तो ज़मींदार के ही हुए, ये कंपनी को थोड़े ही देने हैं. तो ब्रिटिशर्स को लगा कि आउट ऑफ ग्रीड पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर, बिकॉज रूरल इकोनॉमी ऑलरेडी क्राइसिस में थी. रेकरेंट फेमाइन आ रहे थे. ठीक है. तो और कंपनी इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी नहीं लेगी क्योंकि रेवेन्यू तो फिक्स है, परमानेंटली फिक्स है. सो ब्रिटिशर्स का जो ये ड्रीम था ना कि इस सिस्टम से एक नया क्लास डेवलप होगा, न्यू क्लास डेवलप होगा, जिस क्लास को बोला जाएगा रिच लैंड ओनर्स. आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म मिलती है, योमैन फार्मर्स. ठीक है, ये आप अपने मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, योमैन फार्मर्स. ये क्या होते हैं, ये ऐसे स्मॉल और मीडियम इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते हैं. इंडिपेंडेंट फार्मर्स जो अपनी खुद की लैंड का ओनर भी है और उस पर खुद फार्मिंग भी करता है. ठीक है. सो दीज आर लाइक इंडिपेंडेंट फार्मर्स, योमैन फार्मर्स. ये टर्म इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फेमस है. इंग्लैंड में ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सक्सेसफुल मानी जाती है. सो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड ही ना, यूके ब्रिटेन इंग्लैंड. सो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ऐसी एक क्लास इंडिया में भी डेवलप हो जाए. ये से जो यम फार्मर्स है ना, जो इंडिपेंडेंटली अपनी लैंड पर फार्मिंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हैं, तो ये इंडिया में भी आ जाए. ये एक हिडन मोटिव था ब्रिटिशर्स का. अब इसको आप लोग बोल सकते हो कि ये एक इकोनॉमिक मोटिव था. ठीक है, इकोनॉमिक मोटिव था प्लस पॉलिटिकल मोटिव भी था. अब वो पॉलिटिकल मोटिव क्या था वो समझते हैं. इकोनॉमिक मोटिव तो समझ आ गया होगा कि ये रेवेन्यू फिक्स कर दिया, ब्रिटिशर्स कंपनी को इनकम मिलती रहेगी, रेवेन्यू मिलता रहेगा, ये तो इकोनॉमिक मोटिव हो गया. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से रूरल इकोनॉमी इम्प्रूव करेगी. ये इकोनॉमिक मोटिव था. एक पॉलिटिकल मोटिव भी था. पॉलिटिकल मोटिव ये था कि इसकी परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो ज़मींदार्स पावरफुल बनेंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल रहेंगे.
दे विल रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी टू सक्सीड, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, है ना, उनको प्रॉफिट होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, तो उस वजह से उनकी पावर बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो ब्रिटिशर्स ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, इस वजह से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल रहेंगे। सो ये उनका एक पॉलिटिकल मोटिव था। सो परमानेंट सेटलमेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मोटिव के साथ आई थी। बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी? देखो, थ्योरी बहुत अच्छी थी, थ्योरी वॉज वेरी गुड, बट प्रैक्टिकलिटी बहुत डिफरेंट थी। एज आई टोल्ड यू कि जो ग्राउंड रियलिटी थी दैट वॉज वेरी डिफरेंट। क्वेश्चन वॉज कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी जाए, हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल। कौन ऐसा इंसान होगा जो कि एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव करेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देगा, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फिर लॉयल भी रहेगा। तो इस बात पर कंपनी के ऑफिसर्स में काफ़ी डिबेट होती थी। फाइनल क्या डिसीज़न हुआ? फाइनल डिसीज़न ये हुआ कि जो राजाज थे ना, जो राजाज थे या फिर जो तालुकदार्स थे। अब तालुकदार्स कौन थे? तालुकदार्स का मतलब है, तालुक क्या होता है? कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड यूनिट होती थी, कोई एक लैंड यूनिट होती थी। तो उस एरिया का, उस लैंड यूनिट का रेवेन्यू ये तालुकदार कलेक्ट करता था। ये तालुकदार उस लैंड एरिया का रेवेन्यू कैलकुलेट करता था। ऐसे मान लो कि ये भी एक तरह का ना लोकल लैंड लॉर्ड होता था, लोकल लैंड लॉर्ड। जैसे आपका मान लो कि कोई एक बहुत बड़ी लैंड है, तो उसका ओनर है कोई ज़मींदार, बट उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसकी ओनरशिप नहीं, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसी आदमी को दे दिया, तो वो आदमी क्या हुआ? तालुकदार हुआ, ठीक है। तो ये फाइनल ये डिसीज़न हुआ कि ये जो राजा लोग हैं और जो तालुकदार हैं, इन्हीं को ज़मींदार की कैटेगरी में डाल दिया जाए। राजा प्लस तालुकदार, इन्हीं को ज़मींदार की कैटेगरी में डाल दिया जाए। ये बात समझ में? तो अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। और जो ज़मींदारी थी ना, मतलब जो लैंड थी बहुत बड़ी बड़ी होती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि एक ज़मींदार में 400 विलेजेस तक आते थे। मतलब जो ज़मींदार है वो सिर्फ गांव का ही नहीं, हो सकता है कई बार हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस का रेवेन्यू कलेक्ट करता हो, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस का रेवेन्यू वो कलेक्ट करता था। चलो अब पढ़ लेते हैं जो इसमें दिया है। सो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। सिंस द स्टेट वुड नॉट शिफॉन इट ऑफ बाय इंक्रीजिंग इट्स क्लेम। सिर्फ शिफॉन इट ऑफ का मतलब है कि स्टेट ने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया तो वो उसको अब बढ़ाएगा नहीं, ठीक है, वो उसको बढ़ाएगा नहीं। द प्रोसेस ऑफिशियल्स होप्ड वुड लीड टू द एमरजेंस ऑफ ए क्लास ऑफ ह्यूमन फार्मर्स। जैसे मैंने बताया कि इसकी वजह से कुछ सारे स्मॉल, मीडियम और इंडिपेंडेंट फार्मर्स की एक क्लास निकल कर सामने आएगी और कुछ रिच लैंड ओनर्स बनकर सामने आएंगे, ठीक है। ह्यूमन फार्मर्स बताया ना क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट फार्मर्स, इंडिपेंडेंट फार्मर्स, ठीक है। हु वुड हैव द कैपिटल, जिनके पास कैपिटल होगी, एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। नर्चर्ड बाय द ब्रिटिश, दिस क्लास वुड ऑल्सो बी लॉयल टू द कंपनी। जैसे मैंने बताया कि ये पॉलिटिकल मोटिव था, पॉलिटिकल मोटिव। द प्रॉब्लम हाउएवर ले इन की आइडेंटिफाई कैसे करा जाए? आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue to the state. After a prolonged debate, the permanent settlement was made with the rajas and talukdars. बताया ना अभी मैंने, राजाज और तालुकदार्स के साथ किया गया। They were now classified as जमींदार्स, उनको बोला गया जमींदार्स, and they had to pay the revenue demand that was fixed in perpetuity.
परपेचुइटी का मतलब होता है कि बेसिकली एक फॉर एवर परमानेंटली फिक्स कर दिया। द जमींदार वॉज नॉट ए लैंड ओनर बट ए रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। तो जमींदार जो है ही वॉज नॉट प्रैक्टिकली द लैंड ओनर बट द रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। जमींदार्स हैड सेवरल समटाइम्स 400 villages under them। told you ना, there were many villages under one जमींदार। इन कंपनी कैलकुलेशंस द विलेजेस विद इन वन जमींदारी, मान लो कि कई सारे एक मान लो कि एक ज़मींदार के अंडर ना जैसे कि 350 विलेजेस हैं किसी ज़मींदार के अंडर, तो ये पूरा एक स्टेट हो गया, ये पूरा एक स्टेट हो गया। जो कंपनी थी, कंपनी फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर स्टेट हुज रेवेन्यू द जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे। ठीक है, द जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस। अब बात आती है यहाँ से कि जमींदार किस तरह से अपना पेमेंट मतलब पैसे कमाता था, किस तरह से अर्निंग्स होती थी उसकी। तो एक्चुअली क्या होता था कि जो पेजेंट्स थे ना, जो किसान थे, वो रेंट पे करते थे ज़मींदार को, पेड रेंट टू जमींदार्स। और फिर ज़मींदार जो है वो रेवेन्यू पे करता था, जो फिक्स्ड रेवेन्यू था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ लिखा है ना, जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी। और जो डिफरेंस होता था उसकी इनकम होती थी, जो डिफरेंस होता था वो उसकी इनकम होती थी। अब जितना ज़्यादा रेंट होगा उतना ही वो डिफरेंस होगा, उतनी ही उसकी इनकम होगी। तो इसकी वजह से वो रेंट बढ़ाता जाता था। ठीक है, अच्छा, उसको जो है रेवेन्यू रेगुलरली पे करना होता था, अदरवाइज़ उसका जो स्टेट है वो ऑक्शन हो जाता। अगर रेवेन्यू नहीं दिया ना, तो ब्रिटिश ने एक स्ट्रिक्ट रूल भी बनाया था कि अगर ज़मींदार फिक्स डेट तक रेवेन्यू नहीं देगा तो उसकी स्टेट ऑक्शन कर दी जाएगी। और इसी वजह से हमने जो राजा ऑफ बर्दवान का केस देखा। सो ये अब ये पूरी स्टोरी आपकी कनेक्ट हो गई ना। ठीक है, तो इसमें एक तो हमने योमेन फार्मर लिख लेना, नोट्स बना लेना। योमेन फार्मर्स ये इंग्लैंड में एक अलग से क्लास होती है, स्मॉल मीडियम इंडिपेंडेंट फार्मर्स की। ओके।